हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को आपके सामने चर्चा के लिए लाए हैं उसका शीर्षक है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद का क्या तात्पर्य यहाँ पर है कि 15 अगस्त भारत के लिए, 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए, उसके बाद क्या स्थितियाँ बनती हैं, है ना। और एक चीज़ और भी यहाँ पहले देख लीजिए, आप लिखा एक नया और खंडित राष्ट्र। इसका तात्पर्य क्या है? जब भारत का विभाजन किया गया उस समय भारत और पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बांट दिए गए, ठीक है ना। दूसरी तरफ क्या था कि अंग्रेज़ों ने एक और भी विवादास्पद चीज़ छोड़ दिया है। यहाँ पर करीब 565 रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य थे टाइप के। उनको कहा भाई कि देखो, तुम्हें पाकिस्तान में मिल रहा हो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, भारत में मिलना है तो भारत में मिल जाओ, अन्यथा स्वतंत्र रहना हो तो रहो। मतलब एक कांटा बो करके वो जा रहे थे। भाई देश के बीचों बीच में अगर अलग अलग राज्य होंगे, अलग अलग स्वतंत्र देश होंगे तो देश कैसे चल पाएगा। ये अंग्रेज़ों की सोची समझी रणनीति थी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों था? जैसे मान लीजिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान को अलग किया, तो एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पश्चिम पाकिस्तान है। तो उनको मालूम था कि इनका नियंत्रण करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। तब क्या होगा? उनका एक अनुमान था शायद कि तब पाकिस्तान कहेगा भाई हमको बीच से रास्ता दीजिए। जब बीच से रास्ता दीजिए जाने के लिए हम कैसे नियंत्रण करेंगे, हम हिंद महासागर को घूमते हुए कैसे वहाँ तक कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो एक कॉरिडोर की भी मांग कर सकते हैं। दूसरी तरफ रियासतों को उसने इसलिए फ्री छोड़ दिया कि ये बार बार समस्या पैदा करते रहें, जिससे कि अंग्रेज़ों को दोबारा देश पे हमला करने, आक्रमण करने या नियंत्रण करने का एक अवसर मिले। क्यों? अब देखिए इसके पृष्ठभूमि में जाइए। वास्तव में जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे तमाम जन आंदोलन चल रहे थे, ये चल रहे थे, वो चल रहे थे, इससे जो है बहुत ज़्यादा हम प्रभावित हो गए और अंग्रेज़ बहुत प्रभावित हो गए, उन्होंने देश को आज़ाद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एक बिंदु मैं यहाँ पर आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप देखिए मांग तो बहुत पहले चल रही थी हमारी, है ना। तरह तरह के मिशन आ रहे थे, कभी किप्स मिशन आता था, कभी सभी सहयोग आंदोलन में उनका मदद करते थे, कभी सविनय आंदोलन में। लेकिन उनके कान पर जीव नहीं देख रहा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका एक सुप्रीम पावर पैदा हो गया, तब और ब्रिटिश शासक खोखला हो चुका था 39 से लेकर 45 तक। तब उनको ये मालूम हो चुका था कि अब भारत ऐसे विशाल राज्य पे नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी तरफ अब ये तो खुद साम्राज्यवादी थे, 50 देश में 50 जगहों पर इन्होंने उपनिवेश बना रखा था। तो इनको ये भी लगता था कि अब तो वो जो सुप्रीमेसी हमारी ख़त्म हो गई है, तो भारत तो खैर किसी तरीके से आज़ाद हो गया है ना। अब उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब आज़ादी के समय यही खंडित भारत की बात हो रही है कि 565 रियासतें हैं, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान मिलकर एक पाकिस्तान बना दिया गया है। तीसरी समस्या यहाँ पर और भी पैदा क्या हुई कि जो छोटे छोटे रियासतें थी वो अपने हितों को देखते हुए देशों, चाहे पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान मिल गई, पाकिस्तान के पास भारत में भारत मिल गई। लेकिन उसके बाद 4 रियासतें हमारे लिए बहुत ही सिरदर्द बनी, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर की समस्या आज भी आप देखते हैं। उस पर विस्तृत चर्चा हम नहीं कर सकते बिकॉज इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ओके। और इन्हीं तरह के ये तीनों भी रियासतों के बारे में हम काफ़ी चर्चा नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्या, ये तो हमको खंडित भारत मिला। अब समस्याएं क्या थी हमारे सामने? देखिए मैं ये वीडियो शुरू करने के पहले इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कहा क्या गया उसका मैं एक समरी बना देता हूँ, जिससे आपको समझने बहुत आसानी होगा। वीडियो मैं बात बहुत तेज़ी से पढ़ाऊँगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक्चुअली जो चीज़ें मैंने पहले बताई उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या थी कि 15 अगस्त के बाद जैसे देश का विभाजन होता है, भयंकर दंगे शुरू आते हैं। हमने नोआखाली, कलकत्ता के दंगों से कोई भी सबक नहीं सीखा था, जबकि अंग्रेज भी जानते थे कि भाई होता क्या। ठीक है, धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हो गया था, लेकिन जब ये पता था कि विभाजन के पास कैसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकी, तो सीमा पर नियंत्रण करने की कोई भी व्यवस्था न तो ब्रिटिश शासन क्या ब्रिटिश क्यों करते, भारतीय नेताओं को सोचना चाहिए था कि स्थिति क्या पैदा हो सकती है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान
नहीं दिया, जैसा कि मालूम है। जहाँ एक तरफ तिरंगा फहरा रहा था, दूसरी तरफ चांद तारे का झंडा फहरा रहा था, सीमा पे एक तरह से खूनी झंडा फहरा रहा था, लाखों लाख लोग मारे जा रहे थे। हमारे पास उनके लिए मतलब कोई एक सिस्टमेटिक प्लान ही हमने नहीं बनाया था, जबकि हमको मालूम हो चुका था कि देश आज़ाद होने वाला है। इटली ने घोषणा कर दिया था कि हम वो परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं होने दें, लेकिन उससे भी भयंकर परिस्थितियाँ पैदा हो गई। ये हमारी अदूरदर्शिता का परिणाम था। इसके लिए मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोषी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब तीसरी बात अब आती है, खंडित भारत में और क्या मिला। एक तो ये समस्या हो गई। अब दूसरी बात ये था कि इस खंडित भारत को एक करने के लिए कहीं पर हमको सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, कहीं पर स्वयं मिल गए। तीसरी तरफ भारत को एक करने में सबसे बड़ी समस्याएं क्या थी। 1920 में कांग्रेस ने कह दिया था कि जब भी भारत आज़ाद होगा भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन कर दिया जाएगा। देश तो आज़ाद हो गया, निश्चित रूप से देश में विभिन्न संस्कृतियाँ थी, इसलिए उनको एक सूत्र में पिरोना बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी तरफ क्या था कि एक तो भाषाई चीज़ें आ गई, दूसरी तरफ हम मूल समस्या पहले हम देखते हैं। एक तो सीमा पर दंगे चल रहे थे, विकास के कार्यों के लिए हमारे पास कोई साधन ही नहीं था, हमारी कोई सोची समझी रणनीति भी नहीं थी कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि जनसंख्या जो देश था अनेकों संस्कृतियों में विभाजित था। कहीं साउथ में आप जाएंगे तो भाई वो क्या है, कोई उनकी संस्कृति में कोई भरतनाट्यम कर रहा है तो कोई लुंगी पहन रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पर कोई धोती पहन रहा है, गमछा लपेटे जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो कोई साफा पहन घूम रहा है। पंजाब में जाएंगे भांगड़ा करने वाले हैं, वो कहीं पर भांगड़ा की बातें कर रहे हैं, और तो वहाँ पे साउथ में आप जाएंगे तो कोई कथकली कर रहा है, या वेस्ट में जाएंगे कोई भरतनाट्यम कर रहा है, कथकली का है, कुचिपुड़ी कर रहा है, इस तरह कर रहा है। पूर्वी बंगाल असम में जाएंगे तो कोई बिहू मना रहा है। मतलब खान पान भी अलग अलग लोगों के थे। खान पान कोई क्या है, बंगाली क्षेत्र में जाएंगे तो कोई कहता है कि मच्छी भात खाएंगे, पंजाब में चले जाइए तो क्या है, चने की साग और मक्के की रोटी की बात कर रहे हैं। दक्षिण में चले जाइए तो कोई इडली उपम खा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य भारत में चले जाइए कोई चावल दाल खा रहा है, रोटी का। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम सांस्कृतिक रूप से भी एक नहीं थे, भाषाई रूप से भी विभाजित थे, तो इनको एक पिरोना भी बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरी बात ये थी, और अगले बिंदु पे आइए, कि हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी थी, वो आबादी गाँव में विकास रहती थी, ठीक है, और वो मूल रूप से साइंटिफिक खेती भी नहीं करते थे। उनका जो समस्या थी सबसे बड़ी थी कि वो प्रकृति के ऊपर निर्भर थे। अकाल पड़ गया, किसी खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ रोजगार के भी हमारे अवसर नहीं थे। जो छोटे मोटे कार्य में लगे थे तो कारीगर थे, हुनर भी पसंद लोग थे, लेकिन उनके पास उद्योग धंधे नहीं थे, ठीक है, कि वो वहाँ जा पाए, तो उनको भी संभालना एक हमारे लिए बड़ी समस्या थी। खैर चलिए, अब इन बिंदुओं पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो ये टॉपिक बहुत लंबा होता जाएगा। अब आइए मूल बिंदु पर हम आते हैं। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों को रहने का इंतज़ाम करना और उन्हें रोज़गार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल करने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या का फ़ौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर से इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ की लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरीके से व्यक्त कर सके। अब एक गांधी जी की हत्या के बाद ये अस्थि विसर्जन को दिखा रहा है कि कैसे हुआ था संगम पे। ये 12 फरवरी 1948 को हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूछा जा सकता है ये किसका कथन है। आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, ठीक है।
1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंच जाति और नीच जाति, अब देखिए देश किस तरीके से विभाजन की स्थिति में था, मतलब देश में कितनी अनेकताएं थी, कितना बिखराव था, उसी की वो चर्चा करें जिसको मैंने छोटे में पहले आपको बताया है। ऊंच नीच जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, जिसके मैंने कहा दक्षिण भारत में कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, पंजाब में जाइए पंजाबी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में जाइए कोई मराठी बोल रहा है। उनके पहनावों में भी काफ़ी फर्क था, उनके खान पान तथा काम धंधों में भी काफ़ी विविधता थी, जिसकी चर्चा मैंने किया है। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था, यही कह रहे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। एकता की समस्या के साथ ही साथ विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी और आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती थी तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगर की आमदनी भी संकट पैदा कर देते हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भी बड़ी दुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना भी था, यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। अब वही कह रहा है कि अगर कृषि उत्पादन में किसी तरीके से कोई समस्या पैदा हुई, अकाल ऐसी स्थिति पैदा हुई, तो अब क्या है भाई, देखिए छोटे लोग किसकी बात कर रहे हैं, नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगर, भाई इनका रोजगार भी तो तभी चलता जब कृषि उत्पादन से कृषि का आमदनी होती, तभी ना कहते मेरा बाल काटिए, मेरा बाल सा, और मेरा क्या कहते हैं, बढ़ई के लिए भी कहते भाई कि हमारी फर्नीचर बनाइए, क्या बनाइए, बुनकर से भी कहते भाई हम कपड़े खरीदिए। लेकिन जब उनका पैसा ही नहीं है तो ये व्यवसाय भी ठप होने लगा। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर नहीं किया जाता तो वे ऐसे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते, कहीं ऊंची जात और नीची जात, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी अन्य वजह से भी तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क ज़्यादा पैदा हो सकता था। भाई देखिए और समस्याएं तो हो गया, अब यहाँ कहता है कि आर्थिक विकास भी समान रूप से थोड़ा होना चाहिए था। माना कि ये मतलब कि तुरंत नहीं कह सकता कोई जादू की छड़ी है कि अमीर को, कि हर गरीब को हम अमीर बना देंगे या करें, लेकिन एक मध्यम वर्ग की आवश्यकता थी कि मध्यम अगर आएगा तो वो उनके बीच कड़ी पैदा करेगा और उससे क्या होगा कि जो ऊंच और नीच की खाई है वो पटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नए संविधान की रचना दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया है। यद्यपि संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखिए भारत के संविधान के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लें, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें एनसीईआरटी से संबंधित चीज़ों को मैं एक्स्ट्रा इसे डालता हूँ कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये ना हो कि आपने रट लिया। अरे आपको देखिए बड़े कंपटीशन में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर आपके टैलेंट को यही दिखाया जाता है कि केवल आप बुकवर्म किताबी कीड़े रहे हैं या आपने और भी जानने की कोशिश किया है। दिस शोज योर एनालिटिकल पावर, विश्लेषण की क्षमता को ये दर्शाता है और यही विश्लेषण की क्षमता आपको हर जगह जिंदगी के सभी क्षेत्र में आपको सफल बनाता है। लेट अस सी व्हाट हैज बीन रिटन हियर। 6 दिसंबर 1946, देखिए इस दिन भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया।
इसके अंतरिम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामोजी अम्बेडकर, BR अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप तैयार करने की अवधि कितनी थी, कितने में ड्राफ्टिंग की गई थी, वह समय था 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। और इसमें ये जो समिति बनाई गई थी, कुल महिलाएं जो थी 15 थी। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला का नाम था रेणुका रे। ठीक, 26 जनवरी 1949 को अंगीकार कर लिया गया, मतलब दैट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जन 1949। लागू कब हुआ, इनफोर्स इफेक्टिव कब हुआ, 26 जनवरी 1950, जिसको कि आप सभी जानते हैं। ठीक, भारतीय संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन, अब देखिए ये 21 वर्ष जो है, इस समय 18 वर्ष हो चुका है, ये आपको पता भी होगा। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में, अब देखिए सार्वभौमिक वयस्क को परिभाषित किया है। सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार क्या है, सार्वभौमिक। ठीक, अभी देखिए दिखा रहा है एक चित्र, यहाँ पर चित्रों पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो दिखा संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू जी जो है संविधान का जो उद्देश्य है उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। ठीक, खैर उसको कहते हैं वहाँ सबसे पहले, मतलब अमेरिका की बातें कर रहा है, इंग्लैंड के मतलब यूरोप की बात कर रहा है, वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब हों या पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। वो अन्य देशों की तुलना करते हुए कह रहा है कि वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप किया गया है। पहले ऊपर के वर्ग को दिया गया मताधिकार, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे आए हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भारत में संविधान निर्माण करते समय ही इस बात को ध्यान दिया गया कि सबके को मताधिकार दिया जाएगा। ये हमारे और उनमें काफ़ी बहुत बड़ा अंतर झलकता है। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत, एक स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा कि किसने कहा था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। अब देखिए क्या है, देश का विभाजन तो धार्मिक आधार पर हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कई बार ये कहा कि आज़ादी के बाद हम दोनों धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसको उन्होंने 2 कारण बताया। पहला उन्होंने ये कहा कि चूँकि हिंदुस्तान में, भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, वो मुसलमानों को दबाएंगे। नंबर 1 बात तो उन्होंने ये कह रहे थे लगातार वो। दूसरी बात वो कह रहे थे कि एक हिंदू जो है जब कभी भी एक मुसलमान से हाथ मिलाता है तो अपने हाथ को साफ करता है। तो ऐसी स्थितियों में हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। और देश का बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ ऐसी स्थिति थी कि जबकि धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ, तो भारत में काफ़ी लोगों ने आवाज़ हुआ क्यों नहीं भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट ये है जिसको कि आपने देखा होगा।
मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की बड़ी संख्या थी। इनके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों को लोगों को वैसा ही अवसर देने का प्रदान किया गया जैसा हिंदुओं को दिए जा रहे थे। अब देखिए, मतलब भारतीय संविधान जो है किसी जात या धर्म के आधार पर कोई भी निर्णय लेने को तैयार की बातें नहीं कर रहा। वह कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, वो कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किस जात का है, किसी की क्या पूजा पद्धति, कौन किस धर्म का है। कानून के सामने, जैसे इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, सबके साथ समान न्याय होगा। अगर कोई अपराध करता है तो उसके साथ अपराध की भी संज्ञा वही होगी, चाहे वो किसी जात धर्म समुदाय का हो। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि छुआछूत के चलन को कानून बनाकर खत्म कर दिया गया था। ठीक, अच्छी बात हुई थी, बहुत अच्छी चीज़ थी। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। भाई ठीक है, भगवान तो सबका है, भगवान तो हमने कहीं ये व्याख्या तो देखा नहीं कि भगवान आज कह रहे हैं कि कौन ऊंचा है, कौन छोटा है, कौन नीचा है। ठीक है, हमारी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था एक्चुअली कर्म आधारित थी। बाद में कुछ लोगों ने इसका अभ्रंश रूप बनाया और उसके विकृत रूप के कारण ही समाज में समस्या पैदा हो गई। भाई अछूत कौन होता था? अछूत आज भी आदमी कहता है कि जैसा हॉस्पिटल में गया है, यहाँ गया, वहाँ गया है, या गंदा काम किया था, कहते हैं बोल तो सफाई कर लो, इसको अभी घर के अंदर मत आना। तो इसी तरह के जो लोग मतलब कि छोटे छोटे काम करते थे उनको शुरू में अछूत माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी अछूत बिरादरी बना दी गई थी, जो कि समाज को कलंकित करने वाला था। इस दुर्व्यवस्था को दूर किया गया। और मंदिरों की बात तो मैंने बता ही दिया। संविधान, एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें, मतलब कानून बनाने वाले, और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि विधायिका में? क्योंकि अगर उनका प्रतिनिधित्व रहेगा तो वो, अगर उनके विरुद्ध कोई कानून है या वो अपने लिए किसी कानून पर अपना विचार दे सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, हरिजन मतलब हरि का जन, ईश्वर का कि मतलब जो ईश्वर की जनता है, तो ईश्वर जनता सभी लोग होते हैं, लेकिन गांधी जी ने उनको एक सम्मान दिलाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। माना कि बाद में इसको अलग अलग तरीके से नेताओं ने अलग अलग तरीके से परिभाषा करके अपने वोट की राजनीति के तहत उस चीज़ को भी उन्होंने विकृत स्वरूप दे दिया था। उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके, परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था, किसने? H.J. खांडेकर ने, कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि अब यार यहीं पर आरक्षण की बात आई है। वो कह रहे हैं कि भाई चूंकि हमको उभरने ही नहीं दिया गया निचली जातियों को, अगर उनको उभरने दिया गया होता तो वो भी शायद सुविधा संपन्न होते, तो उनके लिए सीटें आरक्षित कर दीजिए, जिससे कि कम से कम इतने लोग तो उस श्रेणी में आ सके। अब वो खांडेकर का एक स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहे हैं वो। हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा सारा हृदय भी काम नहीं करता है और न ही हम आगे बढ़ने पाने में सक्षम हैं। अब ये जो नेहरू जी का स्टेटमेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या इसमें है ना।
भूतपूर्व छूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों, मतलब शेड्यूल टाइप्स, जो आदिवासी है ना, शेड्यूल टाइप जातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यह आरक्षण के बारे में आप स्वयं जानते हैं, कंपटीशन देते हैं तो। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें नए अधिकार मिले और उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाना था। अब देखिए क्या कहते हैं, आदिवासियों की भी बातें कर रहे हैं। तो आदिवासियों के साथ कैसी समस्या पैदा हो रही थी भाई? जंगलों में क्या था, अपार संपदा थी, वन संपदा थी। तो ये देखा जा गया था कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ठेकेदारी का काम करते थे तो है, और अंग्रेज़ों ने वन कानून बना करके आदिवासियों को एक तरह से किनारे ही कर दिया था। तो ऐसी स्थितियों में इनके पास कोई साधन ही नहीं बना था जीविका का, है। तो अब इन्हीं कारणों से जो था ये हुआ कि इनको भी उभरने का अवसर दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब्स को, अनुसूचित जनजाति को, इनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान सभा के सदस्यों ने, अब देखिए फिर आता है, संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका यह कहना था यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वो पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और मजबूत योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसीलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब आपने देखा होगा, कहते हैं कि राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों के विभाजन का आधार क्या बन सकता था? जैसे कि अगर देश की रक्षा का दायित्व जो है हर प्रदेश ले ले, योगी कहें कि हमारे पास भी सेना रहेगी, उत्तर प्रदेश की सेना। बिहार में नीतीश कुमार भी कहें कि हमारे पास बिहार की सेना रहेगी, है ना। या किसी तरीके से इस तरह की सेनाएं अगर प्रदेश वाले बनाना शुरू कर दें तो क्या देश एक देश कहलाएगा? नहीं। दूसरी तरफ उनके विकास के लिए कहें भाई ठीक हम इजराइल संबंध कर रहे हैं, कोई अमेरिका के राष्ट्रपति से हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं, कोई पुतिन से बात कर रहे हैं कि हम अपनी व्यवस्था करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या देश के विकास की, संपूर्ण विकास के लिए वित्त की व्यवस्था है। तो वित्त की भी व्यवस्था क्या है कि हमारा वित्त जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर, तो उसको भी प्रदेश के लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि कौन सी ऐसी शक्तियां होंगी। भाई केंद्र को मजबूत होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जिस परिवार में एक बड़ा मुखिया नहीं होगा, परिवार का हर सदस्य जो है एक बराबर का अधिकार रख ले, तो वो परिवार कभी नहीं चलता है। ऐसी स्थिति देश के सामने थी। तो अब प्रश्न उठा कि कैसे कैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे थे जो जिनका की सरोकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, उनको केंद्र की सूची में डाल दिया गया। अच्छा, छोटे छोटे कुछ ऐसे चीज़ें थे जिनको कि मतलब शासन में विकेंद्रीकरण किया गया शक्तियों का, यहाँ पे कि वो अधिकार जो है राज्यों को दे दिया गया, क्योंकि माना जाता था कि ये इतने महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है और इनको राज्य छोटे छोटे उसमें कर के छोटे छोटे अपने जो राज्य हैं वो अपनी खुद की व्यवस्था करके इसका विकास कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी भी स्थितियां पैदा हुई जहां पर लगा कि भाई यहाँ पर केंद्र की भी जरूरत पड़ सकती है और राज्य की भी जरूरत पड़ सकती है आवश्यकता अनुसार। तो उन शक्तियों को कहा गया कॉन्करेंट, मतलब क्या है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल हुआ, स्टेट हुआ, फिर उसके बाद कॉन्करेंट, मतलब केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख ले, चर्चा करें। इसकी चर्चा जो है राज्यों 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा किया गया। ये सब कंपटीशन के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसीलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। देखिए पहले संघ सूची में क्या था,
पहले संघ सूची में 97 थे शुरू में, अब क्या 100 हो गया। राज्य सूची के विषय कितने थे, पहले 66 थे, अब 61 हो गए। समवर्ती सूची जो बनाई गई थी उसमें शुरू में 47 थे और 52 थे। और इनका जो एक आदर्श लिया गया, मतलब किसी जगह देखा जाता है ना कि कहाँ से संविधान बनाते समय हम कई देशों के संविधान का अध्ययन किए थे कि कहाँ से कौन सी चीज़ अच्छी है जिसको हम ला सकें। तो ये जो व्यवस्था थी हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले आए थे। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। देखिए अब उनका कथन यह था, इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची का कुछ का नाम दे रहा है, कराधान, रक्षा और विदेश मामलों आदि को रखा गया। सबकी चर्चा हम यहाँ कर नहीं सकते हैं। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय के लिए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। अब शिक्षा जैसे मान लीजिए, अभी जैसे कि मान ली हिंदी भाषी क्षेत्र है तो वहाँ पे भी निश्चित रूप से कहा जाए हिंदी भाषा पढ़ाया जाए। अब हम कहें कि नहीं तमिलनाडु में भी हिंदी पढ़ाया जाए, कन्नड़ को भी हिंदी पढ़ाया जाए, या उत्तर प्रदेश में कन्नड़ पढ़ाया जाए, पंजाब में भी तेलुगु पढ़ाया जाए, तमिल पढ़ाया जाए, तो एक विकेंद्रीकरण की स्थिति पैदा होती है। छोटे छोटे स्वास्थ्य सेवाएं भी है, हर जगह पे अलग अलग तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। ठंडे प्रदेशों की बीमारियाँ अलग तरह की होती हैं, गर्म देशों की बीमारियाँ अलग तरह की होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब समस्याओं के समाधान के लिए इनको ऐसी विषयों को राज्य की सूची में डाल दिया गया। जैसे मान लीजिए कि अब आप लोग बहुत पहले याद होगा, अब तो खैर काफ़ी कंट्रोल हो गया, गोरखपुर या तराई के क्षेत्र में जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस का बहुत बड़ा प्रकोप था। अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया। अब कहा जाए कि इस स्वास्थ्य सेवा के लिए एक सेंटर केंद्रीय नीति बना दी जाए। कैसे बना दी जाए भाई? वो उत्तर प्रदेश की समस्या है, वो तमिलनाडु की समस्या नहीं है, वो गोवा की समस्या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीके से रखा गया। समवर्तित सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती हैं। ये लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जैसे अगर एनसीईआरटी जिनको चर्चा कर देता है कि वन एवं कृषि किस में है, समवर्ती सूची में है, पूछ सकता है क्या ये वन और कृषि कहाँ पर है? मतलब कृषि क्षेत्र का विकास करना है तो केंद्र सरकार भी काम करती है, प्रदेश सरकार भी काम करती है। तो ऐसी जो सूची जिनके बारे में एनसीईआरटी केवल चर्चा करता है, आपके पास ये चीज़ें टू द पॉइंट मालूम होना चाहिए, जिसकी की चर्चा एनसीईआरटी कर दे रहा है। माना कि विषय तो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए अम्बेडकर साहब को दिखाया गया है, उस पर हम काफ़ी चर्चा, ये अम्बेडकर साहब हैं और उनके विषय में नीचे दिखाया गया है ना। अम्बेडकर साहब को हम बता चुके हैं पहले ही। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर देना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की तरह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए किसने, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, टी कृष्णाचार्य ने क्या कहा था उनको देखिए, दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ साउथ कृष्णाचार्य क्या बोल रहे हैं, देते हुए उन्होंने कहा था अगर इन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। निश्चित रूप से किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जा सकती थी। अगर हमें कहा जाए उत्तर प्रदेश में रहने वालों को कि भाई अब आपको तो तमिल बोलना है, आपको तमिल समझना है, तो कैसे में कर पाएंगे? या तमिलनाडु कन्नड़ को बोल दे कि भैया देखिए ऐसा है, आपको बंगाली भी सीखना है, पंजाबी भी सीखना है, हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो निश्चित रूप से यही कहते हैं ना कि भाषाई क्षेत्रों पर भी, भाषाई आधार पर भी देश अनेकता की स्थिति में थे, उनको भी एक करना बहुत बड़ी समस्या थी। तो उनके लिए क्या कहा, कुछ लोगों ने दलील दिया कि भाई चूँकि हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा लोग थे देश के अंदर थे और अभी हैं काफ़ी वो लोग बोले, उनका ऐसा क्यों नहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए। तो दक्षिण के लोगों ने विरोध किया कि भैया हिंदी करेंगे तो हम देश से अलग हो जाएंगे, हम भारत से अपने को अलग कर लेंगे। ठीक, तो अब उसके बीच हमारे विधिवेत्ताओं ने एक नया रास्ता निकाला, कहा भाई ठीक है
हिंदी को जो हम राजभाषा बनाएंगे, राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे। राष्ट्रभाषा का मतलब ये होगा कि नेशनल लैंग्वेज, जो जैसे रसिया का रशियन लैंग्वेज है, चाइना का चाइनीज़ है, जापान के जापानीज़ है, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम इसको चूँकि विभिन्नताएँ हैं, समस्याएँ हैं, इनको किसी पर थोपा नहीं जा सकता है, तो इसलिए हिंदी को हम राजभाषा कहेंगे। और उसके साथ उन्होंने कहा भाई चूँकि कुछ लोग अंग्रेजी को ख़त्म करना चाहते थे, भाई अंग्रेजी को कैसे समाप्त कर सकते थे आप? अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, दिस इज़ नोन एज लिंगुआ फ्रैंका। हम किसी भी देश के किसी कोने में जा कर के अपनी बातों का अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं। अब हिंदी जानने के बाद अगर हम तमिलनाडु चले जाएँ, किसी क्षेत्र में जहाँ पर लोग हिंदी नहीं जानते हो, अगर हमको पानी भी मांगना, कैसे मांग पाएंगे हम? तो इस तरीके से माना गया कि हमको हिंदी और अंग्रेजी को साथ लेकर चलना है। दूसरी तरफ अब देखिए, राजभाषा को क्या है, कभी भी यू डोंट गेट कंफ्यूज कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है ना। राजभाषा मतलब कि इसका आचार, मतलब सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसको राजभाषा का कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा। हमने लिखा है राष्ट्रभाषा से क्रॉस कर दिया गया कि दिस इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज, ठीक। हाँ, संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी राव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समितियों के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपनी आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र, ये कोटेशन याद रखिए, एक कोटेशन है कि किसने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। मतलब क्या है, लोकतंत्र को वो किस तरीके से जोड़ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों को जोड़ दिया। मतलब क्या है, इनका भी जो नियंत्रण, लोकतंत्र में क्या कहा जाता है कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो वही ये कह रहे हैं कि इस तरह का भी लोकतंत्र व्यवस्था हो जहाँ पर कि उसका नियंत्रण जो है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों का नियंत्रण जनता के हाथ में होना चाहिए। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब या उच्च नीच और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के साथ एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी। देखिए, वो कह रहे हैं अंतर्विरोधों के एक नए युग में, जहाँ पर विरोध है लेकिन समानता होगी। सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। सामाजिक व आर्थिक जीवन में, राजनीति में हम एक व्यक्ति वोट और एक मुल्क के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ठीक है ना, ये उनके स्टेटमेंट था। राज्यों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह तो भाषा संबंधित का अपना अलग अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश के विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे को झेल सकता था।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट हो जाना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, क्या पटेल जी ने क्या कहा, पहले देखिए, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। अब देखिए क्या है, 1920 में कांग्रेस ने कह दिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई हम तो जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना किए थे वो स्वतंत्र भारत तो मिला ही नहीं हमें, भारत तो बटा हुआ मिला है। केवल धार्मिक उन्मादों के कारण देश बट गया और उसकी विभाषा हमने देख लिया था कि सीमा पर जो है खून का झंडा फहरा रहा था। तो उनको ये लगा कि अगर हमने भाषाई आधार पर भी अगर देश का विभाजन कर दिया तो हो न हो कल को ये फिर अपने एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी मान्यता लेकर के देश से अलग हो जाए। तो इसीलिए पटेल जी ने कड़े शब्दों में कहा कि नहीं, हमको सबसे पहले एक होना है और इस तरह की जो भी मांग करेगा हम उस मांग का विरोध करते हैं। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई पड़ा। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए गए। क्या नारा लगाया गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें आंध्र चाहिए। ठीक है। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषाओं के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे और जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने गए। अब गांधीवादी नेता का ये है जिनकी मृत्यु हो गई थी अनशन के बाद के समय। कहते हैं कि 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को अभी इंपॉर्टेंट भाई पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। कौन मरा है देखिए, 58 है ना। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था कि श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और इस तरह से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो कि आंध्र प्रदेश में बना। अब देख रहे हैं कि जनता की केंद्र शासन ने देख लिया कि भाई ये विरोध अगर इसी तरह से बढ़ता हो गया, अब एक नेता की मृत्यु हो गई तो ये हिंसक रूप भी ले सकता है और अभी तो एक प्रदेश की स्थिति, एक क्षेत्र की स्थिति दक्षिण की है, ऐसी अवस्था दूसरे जगहों पर भी फैल सकती है। तो अंततः इनकी मांग को केंद्र सरकार को मानना पड़ गया और आंध्र राज्य बना जो कि केंद्र प्रदेश बन गया। आंध्र की स्थापना के बाद अनेक भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। अब देखिए, एक ने रास्ता खोला है तो अब दूसरे सभी उससे सब चले गए। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया। अब आयोग ने क्या सुझाव दिया देखिए, हर एक को आप इंपॉर्टेंट देखिए कितनी भाषाओं की बात कर रहा है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है। पहला क्या? असमिया, नंबर 2 बंगला, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 तमिल, नंबर 5 मलयालम, नंबर 6 कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्रों को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणवी को अलग राज्य के रूप में हरियाणा को मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषा जिनमें से बहुत ज़्यादा सिख थे और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले लोगों को बहुतायत थी।
अब देखिए क्या है कि अब राज्य सरकार, उन्होंने देख लिया कि ठीक है आंध्र प्रदेश बना दिया, इससे कोई बहुत बड़ी हमको समस्या नहीं पैदा हुई, लेकिन ये मांग तो सब जगह उठने लगी। लेकिन सरकार को अब ये लगता था कि हम स्थिति पर नियंत्रण कर सकते हैं, सिर्फ जो भाषाई आधार पर इनका गठन कर दिया जाए, और जिससे कि अपने क्षेत्र में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना विकास कर सके, है ना, अपनी भाषा अपनी संस्कृति के हिसाब से वो खुद का विकास कर सके। लेकिन देखिए इन्होंने दक्षिण भारत में अलगाव की बात की गई थी, लेकिन अन्य राज्यों में किसी ने अलगाव की बात नहीं कहा भाई जैसे आपने उनको राज्य दिया वैसे मुझे दे दिए। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसकी स्थापना की गई। इसको बोलते हैं फजल अली। ये कौन थे? ये सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। 2 अन्य सदस्य थे एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में जो किसको क्या देना है उसकी बात उन्होंने कर दिया है। असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी तो उन्होंने कहा कई राज्य बढ़ जाएंगे। ठीक है। 1 मई 1960 को देखिए बम्बई विभाजन कब हुआ है? 1 मई 1960 को बम्बई का विभाजन हुआ है। बम्बई में जो क्षेत्र मराठी बोलने वाले थे उनको बम्बई दे दिया गया, जो गुजराती बोलते थे उनको गुजरात दे दिया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का विभाजन हुआ। सिख लोग जो बहुल क्षेत्र था जो कि उनको पंजाब दे दिया गया, जहाँ पर हिंदी और हरियाणवी दोनों बोलने वाले थे उनको हरियाणा दे दिया गया। अब देखिए इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये आपको जो है इस तरह का मानचित्र आपको एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी तरह से इस मानचित्र को बहुत ध्यान से रखिएगा। ठीक है। मानचित्र जहीं भी आता है उसको आप एक दिमाग बना लीजिए कि कहाँ पर क्या है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। उस क्षेत्रों का आपके अंदर एक फोटोग्राफिक जैसे फोटो बना होना चाहिए। अन्य कोटेशन को भले मैं छोड़ देता हूँ लेकिन इस पर बहुत ध्यान से मैं बताऊँगा। कहता क्या कि इसको देखिए किस तरह से दिखाया गया, भूतपूर्व रियासतें और अन्य राज्य। देखिए ये भूतपूर्व रियासतों को बता रहा है, कौन कौन रियासत है उनको दिखा रहा है। फिर वो कह रहा है कि जब रियासतों के शासक और भारत तथा पाकिस्तान में जुड़ने के लिए मान लिए गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई रियासतें ऐसी को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में रखा गया। कब तक रखा गया था? 31 अक्टूबर तक। इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए उन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है। भूतपूर्व रियासत इसे कहा गया है क्योंकि इनकी रियासतों को उनकी प्रशासनिक क्षमता को चैलेंज नहीं किया गया था। कहा था ठीक आप प्रशासन करते रहिए लेकिन आप भारत के ही अंग हैं, लेकिन उनके लिए संज्ञा क्या इस्तेमाल किया गया है? भूतपूर्व रियासत। अब देखिए कहता है कि 1 नवंबर 1956 इसकी चर्चा कर रहा है, उसके पहले भारत की वो बात कर रहा है। ठीक है ना। चित्र 5 ख और इस सबकी चर्चा कर रहा है। अब देखिए बाद में जब भाषाई आधार पर सबका निर्णय कर दिया तो कितने प्रदेश बने हैं उनको दिखा रहा है कि अब भारत एक इस तरह के रूप में आ गया था 1975 तक। माना कि पहले ही हो चुका था, भाषाई आधार पर हो चुका था इनका विभाजन। महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल स्वतंत्र भारत में पुल और बांध के विकास का प्रतीक बन गए थे। राज्य कहता कि राज्य शब्द का क्या है? सरकार से संबंधित। ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों के या प्रांतों से नहीं है। सरकार से संबंधित यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। यहाँ पर वो चर्चा कर रहा है कि यहाँ पे क्या कहा गया है।
ये तो दिखा रहा है महानदी का, है ना, कि ये महानदी है, इस पर जो लंबा बांध बनाएगा उसकी चर्चा कर रहा है। विकास की योजनाएं बनाना, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त करने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करने के नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। क्या मतलब हमारा भारत का लक्ष्य था कि आधुनिक गरीबी से मुक्ति चाहिए हमें, क्योंकि अधिकांश जनता गांव में रह रही है। आधुनिक तकनीकी होगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस योजना आयोग के अध्यक्ष जो होता श्री प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि इस योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आप सीधे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी दोनों ही क्षेत्र उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन सा उद्योग सरकार द्वारा और कौन सा उद्योग बाजार द्वारा यानी किसी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच इस तरह के संतुलन बनाया जाएगा। इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अब कहते क्या है कि भारत में देखिए, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई है। मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए अपनाया गया है कि भाई सरकार के पास जो संसाधन है सरकार उससे रोजगार देगा, लेकिन आज आप देखिए करीब 95% मोटे तौर बता रहा हूँ, माना कि हमारा डाटा गलत भी हो सकता है, रोजगार कहाँ मिला है, प्राइवेट सेक्टर में मिला है, पूंजीपति दे रहे हैं। तो इसलिए ये माना गया कि हमको कम्युनिस्ट शासन के तरह से उसका केंद्रीकरण नहीं करना है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी का भी। देखिए कम्युनिस्ट शासन में क्या था, आप चाइना का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर क्या है कि मूल रूप से जो है सरकार ने हर चीज़ों को कंट्रोल किया, लेकिन आज चाइना में बड़े बड़े उद्योगपति चाइना में भी पैदा हो चुके हैं। ठीक है, मतलब उनको लगा जो जिस व्यवस्था को हम पहले से लेकर चल रहे थे उस व्यवस्था को उन्होंने बाद में भी अपनाया है। ठीक है, तो यह माना गया कि भाई उद्योगपतियों के पास पैसा है, टाटा है, बिरला है, ऐसे लोग हैं, ये बड़े बड़े उद्योग स्थापित करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, देश का विकास भी होगा। इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कही गई कि सरकार के साथ उद्योगपति भी हैं, वो अपने कार्यों का विकास करते रहें। हाँ, उन पर भी कहीं जगह अंकुश लगाना है। ये नहीं कि उद्योगपति कहें कि भाई हम तो टैंक बनाएंगे, हवाई जहाज बना और फाइटर प्लेन बनाएंगे उससे अपनी सुरक्षा के लिए, तो अंग्रेजों की स्थिति पैदा हो जाएगी। उनको देखना, परिभाषित करने का काम योजना आयोग का था। और 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। देखिए क्या है सरकारी भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था को राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती गई। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली से खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए ये यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की। 22 दिसंबर 1952 को एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इसमें इससे भी ज़्यादा है ना। मतलब वो क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। हमारे उद्योगों के एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अलग उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। मतलब क्या, पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों की। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है। कहते क्या, बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं में से, हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते हैं।
जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी गई योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में, है ना। कहता कि अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना किसने किया था? 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसकी सहायता से किया गया था? सोवियत संघ की, यूएसएसआर उस समय कहा था। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत की विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। अब देखिए क्या है, ये पंचवर्षीय योजना की चर्चा जवाहरलाल नेहरू ने किया है ना। पंचवर्षीय योजना कहाँ से आई है? सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा। देखिए, जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के रूलर थे। उन्होंने अपने देश के विकास के लिए एक स्कीम सोचा। उन्होंने कहा एक साथ सभी विकास को लेकर के हम नहीं चल सकते हैं, है ना। और विकास को ये भी नहीं कि उन्होंने कहा कि सभी विकास करेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने ये माना कि तत्कालिक आवश्यकता सबसे पहले क्या है। सबसे पहले जैसे अगर हम घर में आएंगे तो घर में हमें क्या है, सबसे पहले हमको खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि रहने के लिए हम कहीं भी खड़े हो जाए मान लीजिए, लेकिन क्या करेंगे हम, कहें पहले तो भोजन की व्यवस्था, ठीक है। तो ये हमारी प्राथमिकता हो गई। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हमको अपना विकास करता है 5-5 साल के लिए हम एक अपना टारगेट फिक्स करेंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे। उस लक्ष्य के आधार पर हम उसको पहले प्राथमिकता करेंगे, फिर अगर जब वो पूरा होगा अगले में दूसरी प्राथमिकता के चलेंगे। इसी तरीके से उसी को अपना करके भारत ने भी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना, अब आइए इस पर आते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या था? कृषि का विकास। कृषि का विकास क्यों पहला रखा गया? इसमें मूल से पहली पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक फोकस इस कृषि पर दिया गया, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी कहाँ पर थी? गाँव में रहती थी और वो प्रकृति पे निर्भर थे। तो उनके को प्रकृति की निर्भरता से हटाने के लिए या उनकी जो तमाम समस्याएं थी उस पर फोकस डालने के लिए क्या कहा गया कि कृषि का विकास। दूसरे में अभी कृषि का विकास हमने कर लिया है, काफ़ी कुछ है। अब यह है कि औद्योगिकरण होगा तो देश का विकास होगा, हम आयात निर्यात की स्थिति में आ जाएंगे, विदेशी पूंजी कमा सकते हैं और साथ साथ देश की जनता को रोजगार मिलेगा। तो 2 पंचवर्षीय योजना का केवल हमने चर्चा कर दिया यहाँ पे है। अब देखिए, वो महानदी की बात कर रहा था। महानदी बांध के बारे में बता दें, जिसके बारे में ये संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। 1957 में बनाया गया था और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसलिए महानदी की हमने चर्चा कर दिया क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ को कहा गया था। कुछ लोगों का अभी नेक्स्ट पे है। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित नहीं ध्यान दिया जा रहा है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था। अब चक्कर है भाई कि कोई भी कार्य होता है तो अलग अलग तरह के लोगों के अलग मतभेद होते हैं। जैसे मान लीजिए गांधी जी की बात, किसी समय में वो कुटीर उद्योग की बातें करते थे, लेकिन आज हम आधुनिकीकरण की बातें करते हैं। राजीव गांधी ने क्या किया था? उन्होंने कंप्यूटर क्रांति की बात किया था। तो मतलब ये होता है कि हर एक को लगता है कि नहीं भाई, और जो भी कोई नई बात रखता है उसका विरोध करने वाले पैदा ही हो जाते हैं, ठीक। उनके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। अब मीरा बहन ने क्या लिखा था? विज्ञान और मशीनरी के द्वारा जिसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा तो हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से शब्द प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। माना कि इनका कथन को हम नैतिकता के रूप में लें तो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये आधुनिकीकरण जो है एक विनाश का एक तरह से कारण बन सकता है। अब ये मीरा बहन कौन थी? देखिए, आप सोचते हो क्या कोई हिंदुस्तानी थी? नहीं, ये इंग्लैंड की थी। तो मीरा बहन का असली नाम था मैंडली स्लेट। और एक दूसरी की भी हम चर्चा कर देते हैं कि मीरा बहन और सरला बहन, ये 2 गांधी जी के अगल बगल हमेशा रहती थी। सरला बहन भी इंडियन नहीं थी, इनका भी नाम था कैथरीन गैरी हेलमन, और ये दोनों इंग्लैंड से आए थे। इसकी मैंने यहाँ पर अतिरिक्त चर्चा किया है।
संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी है, कृष्णा मेनन की बात कर रहे हैं। कृष्णा मेनन ने 1952 से लेकर 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्ष की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। ठीक, जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ समय ही हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ अभी अपने शैशव काल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। ठीक है ना। अब देखिए वो ये बात कर रहा है नाटो और वार्सा पैक्ट की। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पर कि आप अगर देखेंगे हमारे लिंक पे जा करके, उसमें मैंने डिटेल से चर्चा किया है। अब वो कह रहे हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। विश्व युद्ध के बाद की बातें कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं वो। हाँ, अब वही कहते शीत युद्ध का, जब अमेरिका 1945 में सुपर पावर बनकर के आया, उसी बीच 1949 में सोवियत संघ ने भी एटम बम बना लिया। उसने कहा हम आपसे कम नहीं हैं, तो वर्ल्ड दो पोल पे आ गया, दो ध्रुव बन गया। तो अब इनके बीच क्या शीत युद्ध क्या होता है उसकी चर्चा फिलहाल छोटे में मैं कर दे रहा हूँ। शीत युद्ध वो युद्ध होता है जिसमें युद्ध तो नहीं होता है लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है और दोनों ही पक्ष जो है आपसी तैयारी करते रहते हैं युद्ध के लिए कि किसी भी समय का युद्ध भड़क जाए तो हम एक दूसरे का सामना कर सके। फिर फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिया था। यह वही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, जैसे भारत भी उसी में था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देखिए कि ये यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जब स्वतंत्र भारत हुआ है तो रक्षा मंत्री की तो उधर की बात है, बात कर रहे हैं कृष्णा मेनन तो बाद में रक्षा मंत्री बने थे, लेकिन विदेश मंत्रालय किसके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के विभिन्न राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब था अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था, बल्कि अलग थलग रहने का मतलब यह था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें। जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के लिए प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया गया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। अब देखिए क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। गुटनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि जब विश्व वो एक नाटो और दूसरा वार्सा पैक्ट मतलब सोवियत लॉबी और अमेरिकन लॉबी में बढ़ रही थी, तो वो लोग अपने अपने लोगों को जोड़ रहे थे कि तुम मेरे साथ जुड़े। सभी को लगता था कि ये हमारे लिए एक सुरक्षा की छतरी हो सकती है ना। तो कई देश अमेरिकन लॉबी में जाए थे, कई सोवियत लॉबी में, लेकिन उनमें ये था कि उनमें सैन्य चीज़ों की ही काफ़ी बातें होती थी। तो विश्व के अधिकांश देश ऐसा सोचने लगे कि भाई हमको इन गुट में जाएंगे तो अनावश्यक रूप से अगर लड़ाई छिड़ती है तो हमको शामिल होना पड़ेगा। और वो इतने निर्धन थे कि वो इन सब चीज़ों को संभाल भी नहीं सकते थे। ऐसे में अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों ने आपस में सोचा कि हमें भी अपना एक मंच बनाना चाहिए, है ना, और उस मंच में हम एक दूसरे की समस्याओं के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और इसी गुट को कहा गुट निरपेक्ष, मतलब हम न उस गुट में हैं न उस गुट में हैं। तो इसके अगुआ नेता कौन थे इसकी मैं चर्चा करता हूँ। और इसकी स्थापना यूगोस्लाविया में किया था, बेलग्रेड उस समय राजधानी थी। आज वो यूगोस्लाविया नहीं है, वो 6 भागों में बढ़ चुका है, खैर ठीक है। दूसरी तरफ अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि देखिए 1983 में भी इंडिया में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन का
कोई मतलब ही नहीं। जब आपके पास ताकत ही नहीं, जब आर्थिक रूप से आप इन्हीं पर निर्भर करेंगे तो आपको कौन सुनने जाएगा। दिखावटी रूप में अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का कोई मतलब था नहीं, ये मेरा अपना सोच है। लेकिन बड़े बड़े नेता हैं, उनको लगा कि नहीं ऐसा करने से काफ़ी हमको लाभ मिल सकता है, और उन्होंने कुछ जगह पर तो लाभ मिला भी, क्योंकि किसी सैनिक गुट में वो शामिल नहीं हुए। अब देखिए क्या है, हमने कहा कि देखिए इसमें शामिल कौन हुए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। आपने देखा होगा कि 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि थे, और आपने देखा होगा कि पिछले गणतंत्र दिवस पर भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, जिन्होंने कहा था कि हमारा जीन्स तो भारत का, हमारे डीएनए भारत का है। फिर भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति कौन थे, जोसेफ ब्राउन टिटो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, और घाना के कौन नेता थे, क्वामे नक्रुमा। ठीक है, और देखिए ये एशियन अफ्रीकन यूनिटी थी। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताया कि इन लोगों को जो है एक संज्ञा दी गई थी, क्या नाम था जिसको दिया था, अल्फ्रेड सॉवी, फ्रांस। उसने कहा था कि वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, देखिए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बात मत करिए, इसे कन्फ्यूज मत होइएगा। उन्होंने कहा कि एशिया और अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, उन्होंने कहा कि देश की विश्व 3 भागों में एक तरह से उसने माना, एक विकसित देश डेवलप्ड कंट्री, दूसरा डेवलपिंग विकासशील देश। लेकिन उनका उन सबसे जो अलग है, जो कि न विकसित है न विकासशील है, वो कौन है, वो थर्ड वर्ल्ड, विश्व का तीसरा भाग है। और इस नाम को बहुत बाद में जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था चीन के प्रीमियर माओ ज़ेडुंग ने। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, माना कि समय काफ़ी हो चुके, एनसीईआरटी का पुराना किताब है, इसे इसमें दिया गया है ना। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। ठीक है, इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, अब तो हम 75 की तरफ जाते हैं ना। ठीक है, 75 क्षेत्रों में संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई थी। आज़ादी से लेकर अब तक, ये मतलब पुराना डाटा है, 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता और धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बाद, मतलब संविधान का अधिकार दिया गया है कि छुआछूत खत्म है, लेकिन वो कह रहा है कि उसके बावजूद क्या है, अछूत समझाए जिन्हें हम अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जुड़ रहे हैं। ये पुरानी थोड़ा कोई स्टेटमेंट है। ग्रामीण भारत के बहुत सारे मैदानों में अभी भी साधा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों व अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं, और इन सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से काफ़ी फायदा हुआ है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय और औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह भी सच है कि यह विफल भी नहीं हुआ है। अब देखिए, गरीबी को दिखाने के लिए उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को दिखाया है यहाँ पर, कि बम्बई में देख लीजिए किस तरीके से लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब लोग कह रहे हैं कि जिस समय ये भाषाई आधार पर लोगों को मानना था कि भारत एक नहीं रह पाएगा, उनका ये कहना था कि भाषाई आधार पर विघटन होगा,
धार्मिक आधार पर विघटन हो ही चुका था, कहीं ऊंच नीच है, कहीं पर सब संस्कृति उनकी अलग है, लेकिन ये सब चीज़ें निर्मूल साबित हुई। निर्मूल साबित होने के पीछे भी क्या था, क्योंकि हर एक देश के कोने में स्वतंत्रता की लौ जलाई गई थी। ऐसा नहीं था कि स्वतंत्रता में किसी एक वर्ग विशेष ने ही भाग लिया हो। दक्षिण में भी आंदोलन चला, पश्चिम में भी चला, उत्तर में भी चला तो पूरब में चला तो पश्चिम में भी चला। सबने देखा था कि जो हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है अंग्रेज़, उन्होंने हमारा किस तरीके से शोषण किया है। इसलिए उनके जहन में जरूर बातें थे कि ठीक है, हम अपनी संस्कृति का विकास करेंगे, अपना विकास भाषाई तक स्वयं कर लेंगे, लेकिन हमें भारत एक ही चाहिए, हम भारत से अलग होना नहीं चाहेंगे। क्योंकि उनको पता था कि ऐसी परिस्थितियों के कारण ही तो देश की दुर्दशा हुई थी कि अंग्रेज़ों ने आया, उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से तोड़ा, है ना, किसी को किसी तरीके से थोड़ा किसी तो इसलिए यही जो अंतर्मन की भावना थी, लोगों को एक भारत, केंद्रीय भारत के प्रति हमेशा समर्पित रखा। माना कि वो अपने संस्कृति, अपने भाषा, अपने खान पान के प्रति एक रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी निगाहें हमेशा नई दिल्ली मतलब केंद्रीय शासन की तरफ रहा कि नहीं, हम सुरक्षित तभी हैं जबकि एक भारत सुरक्षित है। हम अपने भी धर्म संस्कृति का, अपने संस्कृत धर्म या अपनी जो कुछ भी हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनकी रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम मजबूत रहेंगे। वो मजबूती हमें कैसे मिल सकती है, जबकि एक अखंड भारत रहेगा। जबकि एक अखंड भारत रहेगा तभी ये चीज़ें संभव है कि हम अपने को हर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण दे रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ। 1956 जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, तत्कालीन नाम क्या था इसका, सीलोन की संसद ने एक कानून पारित करके सिंगला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। अब देखिए वो क्या कहता है कि भारत कहता है ना कि भारत में जो कुछ भी होता है उसके समकालीन शेष विश्व में इस तरह कहाँ घटनाएं हो रही है, इसी से यहाँ पर भाषाई आधार पर श्रीलंका में क्या हुआ उसकी बातें कर रहे हैं। भाषा अच्छा, इस कानून के जरिए सिंगला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा ही छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सीलोन नहीं मिलेगा। सिंगला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है तो इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस देश में से छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। अब वो देख रहा है कि समकालीन सीलोन मतलब श्रीलंका जो आज का है, वो कह रहा है कि देखिए वहाँ पर जब लोगों के सिंगला भाषा थोप दिया गया है ना, जबकि उनके दक्षिण क्षेत्र में था काफ़ी तमिल रहते थे, तो उन्होंने सीधे चेतावनी दे दिया था कि भाई ठीक है, आप सिंगला भाषा का इस्तेमाल करिए, लेकिन तमिल भाषा को भी वरीयता दीजिए, उनको भी प्राथमिकता दिया। लेकिन श्रीलंका ने उस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, श्रीलंका सरकार ने, क्योंकि वो बहुसंख्यक थे, उन्होंने तमिलों पर इसको थोप दिया। अब लेकिन जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, पंजाब है तो भाई पंजाब पंजाबी भाषा है, तमिलनाडु तमिल बोल रहे हैं तमिलनाडु है, कन्नड़ है तो कर्नाटका बन गया, तेलुगु है कन्नड़ है तो उनको आंध्रा की तरफ दे दिया गया, मराठी है तो बम्बई बना दिया गया, गुजराती गुजरात बना दिया। मतलब उनको स्वतंत्रता इस तरह की दे दी गई थी, लेकिन थोपा नहीं गया था कि नहीं अब तमिलनाडु को, तमिल लोगों को हिंदी बोलना है या हिंदी भाषियों को तमिल बोलना है। पिछले कई देश, अब देखिए पुरानी घटना की चर्चा कर रहा है एनसीईआरटी, जो किताब में लिखा हुआ है, ये अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको अपडेट करूंगा अपनी बातों से। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा है, जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहाँ पे तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंगला भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिणी एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। देखिए इस पॉइंट पे मैं बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी का ये कहना है कि भाषाई आधार पर ही पाकिस्तान बटा, ये तो उनका कहना है, ये बड़े बड़े विद्वानों का लिखित
चीज़ें हैं उस पर मैं उनको कुछ कह तो नहीं सकता हूँ क्योंकि बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन अपने विचारों को भी मैं यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पे कि इनको तो मैं चुनौती नहीं दे सकता, ना मैं कह सकता इन्होंने क्या किया। इन्होंने भी एक सार निकाला है, लेकिन इनका सार निकालने का उद्देश्य क्या, यहाँ पर तात्पर्य यही है कि भाषाई आधार पर विघटन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। देखिए हमने क्यों किया, हमने किसी पे थोपा नहीं। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत पर थोप दिया जाता, उसी तरह से पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंगला भाषा को थोप दिया गया था तो शायद भारत भी गृह युद्ध में उलझ कर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। अब देखिए, ये चूँकि एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आइए कि देखिए, हाँ एक चीज़ और भी बताया गया था कि हमारे यहाँ जो है इतने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे क्या है, कहीं कहीं पर राज्यों के बीच में भी जल बंटवारे पर विवाद होता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बाद जो नदियों को बंटवारा किया गया, सिंध नदी की बात होती है, सिंध सतलज चेनाब की बात होती है। आप देखेंगे तो कावेरी के मुद्दे पर राज्यों में भी टकराव है, तमिलनाडु कर्नाटक। लेकिन आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्या है। अब देखिए क्या कहता है कि ये बांडुंग सम्मेलन में जहाँ पर दिखाया जाता, बांडुंग सम्मेलन का एक चित्र दिखाया गया था, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि देखिए कहा जाता है कि बांडुंग सम्मेलन में जब जवाहरलाल नेहरू जा रहे थे तो एक जगह मैंने पढ़ा था, उसको मैं ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे पाया कि उसी समय जो है वास्तव में देखिए कि भारत और पाकिस्तान चीन के बीच एक बहुत बड़ी कटुता पैदा हो गई थी। विषयांतर थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि बांडुंग सम्मेलन आया है ना, इसलिए भी इसको बताना आवश्यक है कि देखिए हुआ क्या है। 1950 में चीन ने तिब्बत में कब्जा कर लिया, बांडुंग है ना। 1954 में नेहरू जी चीन की यात्रा पर गए। जब चीन की यात्रा पर गए तो वहाँ के दो नेता बहुत चालाक थे, माओ से तुंग एंड चाओ एन लाई। वो जानते थे कि हम नेहरू जी को खुश रखेंगे तो अपनी बातों को मना लेंगे, और जानबूझकर के उन्होंने गलत मानचित्र पैदा करके अक्साई चीन, तिब्बत के जितने एरिया तक दिखा दिया कि ये चीन का ही भाग है। नेहरू जी ने जब उस बातों पर उन्होंने उनको एक लेटर भेजा तो उन्होंने कहा भाई गलती से हो गया है। तो 1954 में जब 54 में यही होता है कि सबसे पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कहाँ पर आया, तो 1954 में उस समय उसको पिकिंग कहा जाता, जिसको बीजिंग कहा जाता है, पिकिंग में माओ सेतुंग चाओ एन लाई ने क्या किया, उनकी जो लाल सेना है, जो कम्युनिस्ट होता है, उनको सड़कों के किनारे लगा दिया और एक ओपन गाड़ी पर चाओ एन लाई और नेहरू जी गुजर रहे थे। अब वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे क्योंकि उनको धोखे में रखना था कि नेहरू जी को अपनी प्रशंसा से खुश हो जाएंगे कि उनको इतना बड़ा स्वागत मिला और देश सुरक्षित है। लेकिन अब आगे क्या होता है, इसी बांडुंग सम्मेलन की बात कर रहे हैं कि 1955 जिस बांडुंग सम्मेलन को दिखाया गया है ना चित्र में, बांडुंग सम्मेलन में जब जा रहे थे तो कहा यह जाता है कि उस समय चीनियों ने अतिक्रमण कर दिया था। और ये भी कहा जाता है कि नेहरू जी ने नई दिल्ली एयरपोर्ट पर कहा था बांडुंग जाने के कि मैंने भारतीय सैनिकों को कह दिया कि चीनी सैनिकों को सीमा के बाहर से निकालें। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, एक सैन्य टकराव की स्थिति पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई? सबसे पहली स्थिति ये पैदा हो गई, माना कि थोड़ा सा मैं विषयांतर पर कर लेकर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि देखिए चीन सीमा विवाद में हुआ क्या कि चीन सीमा विवाद में ये मैकमोहन लाइन का विवाद है, तो 1914 का बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा उसमें। तो तिब्बत को जब हमने ये मान लिया कि यह जो है चीन का भाग है, तो तिब्बत कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे, चिवन बफर स्टेट था चीन और भारत के बीच में 1950 के पहले, कि वो भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा करता था। लेकिन जब हमने तिब्बत को मान लिया कि वो चीन का है, तो जिन क्षेत्रों पर तिब्बत भारत के क्षेत्रों पर दावा करता था उसको चीन मांगना शुरू कर दिया और उसको अपनी सीमा में दिखाना शुरू किया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए कावेरी जल के बारे में मैंने बता दिया। और ऐसी स्थितियों के बाद जो है 1959 में तिब्बत में विद्रोह हुआ। दलाई लामा जो भारत भाग करके आ गए, तवांग के इलाके से आए थे जो कि मैकमोहन लाइन का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। अब ये चीन को ये लगा
कि तिब्बत के नेता को भारत शरण दे रहा और चीन ने तैयारी शुरू किया और 20 अक्टूबर 1962 को चीन पर आक्रमण कर दिया। अब ये जो तमिलों की बात करते हैं, अब देखिए तमिलों पर है कि वहाँ पर संघर्ष जारी समाप्त हो चुका है। इनका फुल फॉर्म जो ग्रुप का था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। इसके जो नेता थे एक वेलु पिल्लई प्रभाकरन थे, जिनको के बाद में मार दिया गया है ना। और यहाँ पर समस्या क्यों पैदा हुई थी, सबसे पहले देखिए कि यहाँ के बारे में चर्चा कर दें, क्योंकि लिट्टी का मामला है कि जब ये लोग विद्रोह कर रहे थे तो श्रीलंका ने भारत से सैन्य मदद मांगा, तो उस समय राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF भेज दिया था। इसी के कारण तमिल लोग इससे बहुत नाराज रहते थे और 21 मई 91 को पेरम्बलूर में इनकी हत्या कर दी गई। इसका जो मेन कल्प्रिट था शिवरासन, जब ये गिरफ्तार हुआ तो ये जहर खाकर सुसाइड कर लिया। और नलिनी जो गिरफ्तार की गई थी, इसको राजीव गांधी परिवार, सोनिया गांधी ने इनको क्षमा कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनके पास जो था, माना गया कि इनके पास एक बच्चा है, सब कुछ है, नहीं तो इनको सजाए मौत मिली। अब जिस बात पर मैं चर्चा करने के लिए आपको लाना चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान, अब देखिए ये कह रहे हैं कि भाषाई आधार पर ही ऐसा हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, इसकी कहानी वास्तव में कैसे हुआ? केवल भाषाई, ठीक है मैं मान लेता हूँ भाषाई आधार पर हुआ, उन पर उर्दू भाषा थोप दी गई, ठीक है, लेकिन मूल कारण कहाँ से पैदा हुआ? अगर इसी कारण से होता तो 1947 से लेकर के 71 तक क्यों नहीं अलगाववाद हुआ? फैक्ट ये था कि सबसे पहले 9 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में सबसे पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है ना। इसके पहले वहाँ पर सैन्य शासन ही था और हर बार सैन्य शासन ही था। तो इस चुनाव में क्या हुआ था कि वहाँ के राष्ट्रपति या फील्ड जनरल जो थे याहिया खान ने चुनाव करवाया, जिन्होंने अयूब खान से सत्ता संभाली थी। इसमें 2 पार्टियाँ लड़ रही थी। पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और दूसरा मेन पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान के अवामी लीग। दोनों जगह चुनाव हुआ। चुनाव में अवामी लीग को बहुत ज़्यादा बहुमत मिल गया। जब बहुमत मिल गया तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं माने जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने याहिया को भड़का दिया, जबकि याहिया खान वास्तव में बीच का रास्ता निकालने के प्रयास कर रहे थे कि इन दोनों के बीच के संघर्ष का रास्ता निकाला जाए। अंत में क्या हुआ कि सत्ता न दे करके जुल्फ़िकार होना किसको बताया था, करीब 160 सिपाही थे। जुल्फ़िकार शेख मुजीबुर रहमान के अवामी लीग को उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं बनने दिया गया और सबसे पहले वहाँ पर सेना भेज दिया गया। सेना जब भेजा गया तो वहाँ पर टिक्का खान जो कि पूर्वी कमान के हेड थे, उनको कहा गया कि आप स्थिति को संभालिए क्योंकि वहाँ पर जन विद्रोह शुरू हो गया। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, कहा कि हम जिस सत्ता को संभालने, जिस विद्रोह को दबाने जा रहे हैं, वो वास्तव में वो जनता है जो बिहारियों पर अत्याचार कर रही है। शुरुआती दौर में इसको उन्होंने जायज़ ठहराया, लेकिन अंततोगत्वा बांग्लादेश की पूर्वी पाकिस्तान की जनता में विद्रोह काफ़ी तेज़ी से फैल गया, क्योंकि वो उनके अंदर आर्थिक असंतोष था, आर्थिक विषमता भी थी। पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान की आबादी कम थी, लेकिन जितने भी आमदनी थी उसका ज़्यादातर विकास पश्चिम पाकिस्तान में ही होता था। उसका पैसे का बहुत ही कम भाग पूर्वी पाकिस्तान में जाता था, जो कि घनी आबादी देश था। खैर इसको छोड़िए, इससे लोग पीड़ित ही थे। अंततः क्या हुआ कि 25 मार्च को टिक्का खान ने सेना भेज करके कहा कि इस विद्रोह को दबाया जाए। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने वहीं से कहा कि हमको स्वतंत्र बांग्लादेश चाहिए, और उसके लिए बंगालियों को उन्होंने नारा दिया। वो बंगालियों ने एक नारा दिया, उसको बोलता आमार सोनार बांग्लादेश, हमारा सोने का बांग्लादेश। अब वहाँ भयंकर नरसंहार शुरू हो गया, भयंकर। जबकि टिक्का खान के बारे में बताऊंगा कि टिक्का खान जनरल जो थे IMA यहीं के पढ़े थे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के ही पढ़े थे, और ब्रिटिश आर्मी में इन्हें बर्मा में भी काफ़ी काम किया, लेकिन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए। अब जब नरसंहार बहुत तेज़ी से शुरू हो गया, लाखों मतलब करीब 1 करोड़ लोग भारत में शरणार्थी आ गए, तब विस्फोटक की स्थिति के बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष शुरू हुआ। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के 9 एयरपोर्ट पर साइमल्टेनियस अटैक किया। जब भारत ने रिटेलिएट किया, भारत ने जब जवाबी हमला किया, तो मात्र 13 दिन के अंदर
16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया और ढाका में जो है, ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल नियाजी ने सरेंडर किया और वो भी सरेंडर के समय करीब 95,000, कुछ तथ्य कहते 93,000 सैनिकों के साथ उन्होंने आत्मसमर्पण किया और इस प्रकार से बांग्लादेश बना, है ना। तो इसकी चर्चा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको बहुत छोटे आधार बनाया है कि भाषाई आधार पर उनका विभाजन हुआ है। तो आशा है कि हमने इस चीज़ों को जो भी तथ्य थे उन तथ्यों को आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश किया। कुछ मैंने विषयांतर भी किया है। विषयांतर करने का उद्देश्य मेरा ये था कि जो तथ्य इसमें बताए गए हैं ये तो अभी अपडेटेड भी नहीं है कि जैसे बता रहा कि चल रहा है, ख़त्म हो गया, विभाजन हो गया, ख़त्म हो गया। और शेख मुजीब, हाँ ये बताऊँ कि जिस ऑपरेशन के तहत तो आप नरसंहार शुरू हुआ था, एक पॉइंट और बता रहा हूँ, उस ऑपरेशन का नाम टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट दिया था और शेख मुजीबुर रहमान को जो है वहाँ का उस समय राष्ट्रपिता भी घोषित किया गया था और बंगबंधु की टाइटल दी गई थी और आई थिंक कि 1975 में उनकी हत्या कर दी गई सैन्य विद्रोह में। उनके बाद में उनकी बेटी शेख हसीना जो इस समय बांग्लादेश की कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री थी, उनको अपदस्थ करके यूनुस महोदय ने वहाँ पर क्या करना शुरू किया है वो आपके सामने चर्चा में है और उसको आप देख भी रहे हैं और आने वाले दिनों में बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसको आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो आशा है कि विषय को चूँकि थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना भी हमको था, चीज़ों को समझाना था, इसलिए मैंने काफ़ी विषयांतर किया है। ठीक है, और अब इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी के सभी भाग को पूरा कर दिया है। अगली वीडियो में मैं आप किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगा, नई चीज़ों को, जिसको कुछ समय आप देखेंगे जब मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा। टिल देन बाय बाय।